आज हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेल्थ एंड डिजीज़। इसके लिए जो हमने रेफरेंस बुक यूज़ की है वो न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस है, लेकिन इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारी पीटीबी बुक में जो ये टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी से रिलेटेड यही कुछ उसमें नॉलेज होगा। कोई और बुक होगी तो उसमें भी यही कुछ होगा, क्योंकि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तब्दील नहीं हो सकता। तो इसकी बेस के लिए आप किसी भी बुक से ये टॉपिक पढ़ें तो ये हमारा आज जो बेसिक लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो आप यहाँ से सुनकर कहीं भी समझ और पढ़ सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने इससे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में हमने उसका ब्रेन और बाकी सिस्टम, मसल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और सारे छोटे छोटे डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमने अब देखना ये है कि हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी को इस काबिल रख सकते हैं कि वो बीमारियों से पाक रहे। तो उसमें सवाल ये है कि हमारी बॉडी को कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं जो खुराक में से वो चाहिए होते हैं। वो हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें एक मुनासिब मिकदार में चाहिए। और किस चीज़ की मौजूदगी से कौन सी चीज़ काम नहीं करती और किस चीज़ की कमी से किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो ये तमाम चीज़ें हम लेवल 4 से डिस्कस करते आ रहे हैं। आप इसी का लेवल 4 का लेसन जो ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस के को ही बेस बनाकर किया गया है उसको सुनेंगे तो उसमें ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जितने भी जो जर्म्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हवा में फैले हुए हैं, चीज़ों पे लगे हुए हैं, हमारे अपनी बॉडी पे बहुत सारे होंगे, तो ये तमाम चीज़ों को भी ज़िंदा रहने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिनको हम नहीं देख सकते अपनी आँख से, उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? वो तमाम लिविंग थिंग्स जो कि इतनी छोटी हैं कि हम उनको अपनी आँख की मदद से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। वो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो में ना छोटे, ऑर्गेनिजम्स में ना जिंदा चीज़ें। ऑर्गन आपने पढ़ा है ना, ऑर्गेनिजम्स यानी एक सिस्टम जिसके अंदर है कि वो कोई बीमारी फैलाता है। और इन तमाम चीज़ों को भी ज़िंदा रहने के लिए एक जो अपनी खुराक तैयार करते हैं वो तो तैयार कर लेते हैं, यानी सनलाइट और उसकी मौजूदगी में हवा, ऑक्सीजन और इन चीज़ों की मिनरल्स और पानी की नमकियात की मौजूदगी में, जैसे प्लांट्स आपके अपने खुराक तैयार करते हैं, ऐसे बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड तैयार कर लेते हैं। लेकिन इंसानों के लिए कई बार वो डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, कई बार वो यूज़फुल होते हैं। जैसे हम छोटी सी एक मिसाल बैक्टीरिया की ले सकते हैं। हम उसको आंख से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी खुराक हज़म करने में मदद देते हैं। जैसे दही जमता है दूध से, और वो भी एक बैक्टीरिया की मदद से जमता है, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। इसी तरह आजकल एक वायरस हमारे यहाँ फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस। तो टाइफाइड का वायरस है, कोरोना का वायरस है। इसके बाद आपका जो ये हर आप 6 महीने के बाद स्कूल में बच्चों को वो पोलियो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, वो एक वायरस है। तो ये जो वायरस है, एक्चुअली इसको ज़िंदा रहने के लिए वायरस को एक ज़िंदा चीज़ चाहिए। जब ऐसी जगह चाहिए, जैसे जो पोलियो का वायरस है वो गंदे पानी में, गंदी जगहों पर और ऐसी जगह जहाँ पे आपके ये लिटर्स को ओपन छोड़ दिया जाता है, या लोगों के जो सैनिटेशन की चीज़ें हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर भी ये इसका एक वायरस जन्म लेता है, यानी फल फूल सकता है। तो वायरस तो बेतहाशा हैं। इसी तरह ये जो कोरोना वायरस है, इसको ज़िंदा रहने के लिए कोई ऐसी ज़िंदा बॉडी चाहिए जिसके अंदर ये जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इसका सेल डिवीजन होता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, उसके ऊपर प्रोटीन कोड है, प्रोटीन का एक होल है, और उसके अंदर एक डीएनए, सिर्फ एक चेन है जिसके ऊपर, जिसने 2 में डिवाइड होना है, 2 ने 4 बन जाना है, 4 ने
8 बन जाना है, यानी उसने डबल ने फिर डबल, डबल ने फिर डबल, उसने फिर डबल, तो वो बहुत रैपिडली आपका फैलता है। यानी वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं होते, बल्कि वो 1 से 2, फिर 2 के 4, फिर 4 के 8 और फिर 8 के 16, ऐसे वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। तो इसमें हमारे पास जो हम जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर करते हैं, वो उसमें ज़्यादातर हमारे पास बैक्टीरिया है जो अभी हम डिस्कस किया, फंजाई है, प्रोटोजोआज हैं और वायरसेस हैं। इनकी भी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। हम बुक का लेसन थोड़ी सी रीडिंग के साथ साथ समझते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है, उसके मुताबिक आगे चलाएंगे। यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेल्थ एंड डिजीजेस। हमने रिकॉल करना है कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। तमाम लिविंग थिंग्स को ये चीज़ें चाहिए। अ बैलेंस डाइट केप्ट अस हेल्दी। इसका बैलेंस कि एक ही चीज़ नहीं खाई जानी, सिर्फ प्रोटीन्स लेते रहें वो भी अनहेल्दी है, सिर्फ आप अगर मिनरल्स लेते रहें तो वो भी अनहेल्दी है। एक इसको बैलेंस करके आपने लेना है। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। अच्छा, उसके अंदर एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी एक चीज़ों का बैलेंस मौजूद है जो उनको हज़म करने के लिए फितरत ने डाला है। तो अगर आप एक ही चीज़ खाते रहेंगे, ज़ाहिर है उसको इतने सारे को अगर वो पार्ट ऑफ बॉडी बना देता है तो वो ब्लड के अंदर एक ही तरह की चीज़ जाती है और वो आपके तमाम सेल्स के लिए डैमेजिंग होगी। इसलिए बैलेंस ऑफ फूड बहुत ज़रूरी चीज़ है। यू विल लर्न दैट बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ये हमने बात की। वो देयर आर वेज टू प्रिजर्व फूड, ये हम एक देखेंगे इसमें, क्योंकि जब हम खुराक, एक तो होती है हम लाए धोई धो के खा ली, ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमने ला के रख ली और रख के इसको हम ठहर कर खाएंगे, तो इट मीन्स कि वो जर्म्स, वो वायरसेस, वो बैक्टीरियाज जो हवा में मौजूद हैं या किसी चीज़ से लगे हुए लिफाफों से या और चीज़ों से केमिकल्स के साथ आ गए हैं। केमिकल्स का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया, शॉपिंग बैग भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। उसमें भी ऐसे केमिकल्स होते हैं ये जो जिसको अब बैन कर दिया गया है। ये जो मोम जामे टाइप के लिफाफे हैं, शॉपिंग बैग्स जो पहले होते थे, अब तो कपड़े के बनने शुरू हो गए ना, तो वो उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी हमारे लिए डेंजरस होते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि हम उनको चाहते हैं सेव कर लें, तो हम उनको धोते हैं, धो के या तो हम ऐसी इतना ठंडा कर देते हैं कि वहाँ पे जर्म्स जिंदा ना रहें, या उसको ऐसे प्रिजर्व करते हैं, इतना कुक कर देते हैं, जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्चराइजेशन, प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। यानी दूध को हम इतना बॉईल कर लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बुक में हमारे शायद आए ये टॉपिक भी कि हम उसके जर्म्स को किल कर लेते हैं। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने बताया कि जो माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर अस, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी हैं। डिजीजेज आर स्प्रेड इन नंबर ऑफ वेज बट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। लेकिन इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे और आपके बस में है। इसमें सबसे एक अहम चीज़ सफाई, जिसको हम अपना निसफ ईमान भी कहते हैं, कि सफाई जो है सबसे अहम टॉप लिस्ट पे क्या है, साफ़ सुथरा रहना है। तो उससे बेसिकली सफाई का मतलब क्या है कि आपने जरासीम को ख़त्म किया। ऑल फूड्स कंटेन सब्सटेंसेस। तमाम खुराक में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं विच द फूड रिक्वायर्स। सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स, कुछ बेहतर होती हैं दूसरियों से, बिकॉज दे हैव हायर फूड वैल्यू। हायर फूड वैल्यूज़ क्या होती हैं कि उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो किसी हद तक बैलेंस है और आपको कुछ ज़्यादा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़, यानी एक से ज़्यादा उसमें चीज़ें मौजूद हैं। डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर अस। आपको पता है खुराक हमारे लिए बुरी भी हो सकती है। ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड कैन बी बैड फॉर अस। ईटिंग टू लिटिल ऑफ सम फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर अस। ठीक है ना, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं। ज़्यादा खाना हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
वो हम डिस्कस कर चुके कि एक ही तरह का खाना खाएं तो क्या होता है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट चेक ये हमें अब दे दिया उन्होंने। व्हाट डू दीज फूड आइटम्स कंटेन? अनस्क्रैम्बल द लैटर टू फाइंड दिस। अच्छा, ये एक गोश्त का है पीस, फिश है, एग्स हैं, तो ये प्रोटीन्स हैं सारी की सारी। PRO, देखिए प्रोटीन्स बनता है। These foods contain protein. They build up your, ये आपको बड़ा करते हैं विदाउट मेकिंग यू फैट, आपको आपकी बढ़ोतरी करते हैं, ग्रोथ करते हैं, लेकिन फैट्स नहीं देते। यानी प्रोटीन्स में आपके पास फैट्स नहीं है। इसके अंदर जो ये वाइट चर्बी नज़र आ रही है, ये फैट पार्ट है, ये प्रोटीन नहीं है। जो फैट है वो अलग से फैट है, लेकिन ये जो रेड पार्ट है ये प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। दीज फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एंड अ लिटिल प्रोटीन। दे गिव यू एनर्जी। थोड़ी सी इसमें प्रोटीन भी है, लेकिन ये आपको एनर्जी देता है। डबल रोटी के अंदर अंडे भी डलते हैं ना, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। वाइटामिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आपको वाइटामिन्स प्रोवाइड करती हैं। कुछ वाइटामिन आपके दूध में भी हैं और फिश। दीज फूड कंटेन्स मिनरल्स एंड फाइबर। ये जितनी खुराकें दिखाई गई हैं इसमें नमकियात हैं, फाइबर हैं, एंड दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी, और ये आपको हेल्दी रखने में मदद देती हैं। बस इतना ही काम है वाइटामिन्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे ज़िंदा जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ऐसी स्टडी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, एंड द पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जानदार चीज़ों की स्टडी जो है वो बायोलॉजी में की जाती है। उसमें बायोलॉजी में एक बॉटनी आती है जिसमें जानवरों को पढ़ा जाता है, फिर एक ज़ूलॉजी आ जाती है जिसमें हम एनिमल स्टडी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, छोटा सा आपकी नॉलेज के लिए यहाँ डिस्कस किया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो you can easily count large living things that you can see, there are million of living things around you that are very tiny, जो बहुत छोटी होती हैं। We call these tiny organisms microorganisms because we need a powerful microscope to see them. उनको देखने के लिए हमें एक बहुत पावरफुल किस्म की माइक्रोस्कोप चाहिए होती है ताकि हम उन सब चीज़ों को देख सकें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल और इन अवर बॉडी एंड ऑन द सर्फेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल्स यूज टू द वर्ड जर्म, इसके लिए लोग क्या अल्फाज यूज करते हैं? जर्म। व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो किसी नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में को डिस्कस करना चाहते हैं तो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जर्म, यानी जरासीम। जरासीम को अगर अब हम आसानी से बात करें तो हेल्दी भी होते हैं और नॉन हेल्दी भी होते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर, ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो तमाम चीज़ें जो एक सेल से बनी हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। आर or called single cell organism. Most of the unicellular organism are microscopic. Human being, other animals and plants are made up of billion of cells, are called multicellulars. Kind of microorganisms. There are four main kinds of microorganisms. These are चार किस्म के, अब आप आसान ज़बान में देखें, चार किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली। होंगे तो और भी बहुत, लेकिन जो बड़े मेन ग्रुप हैं वो चार हैं। दीज आर वायरस,
बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे इफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वे। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम आ गए वायरस की तरफ, क्योंकि आजकल हमारा हॉट टॉपिक भी यही वायरस चल रहा है, तो थोड़ी बहुत समझ हमें वायरस के एंगल से ज़रूर होनी चाहिए। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। वायरस कैन ग्रो ऑन एंड सर्वाइव, बढ़ता है और जिंदा रह सकता है ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब वो किसी लिविंग सेल पे होता है। दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, हल्की सी नम वाली जगह, गीली जगह, और हल्की सी वार्म, हॉट नहीं वार्म, यानी जहाँ थोड़ा सेक हो। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मैनी डिजीजेस। सम इलनेस कॉज्ड बाय द वायरस इन ह्यूमंस आर, अब देखिए हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरल हैं। इन्फ्लुएंजा नज़ला, ये जो हमें होता था, चिकन पॉक्स, कोल्ड, फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये तमाम एक ही नस्ल की चीज़ें। मीज़ल्स, ये जो आपको चेचक वगैरह निकलती है। मम्स, कानों के नीचे कई बार मोटे मोटे फूल जाते हैं, आपके गलफड़े से वो बन जाते हैं, मोटे मोटे से हिस्सा हो जाता है, वो ऐसे कानों की जो अंदर की नालियां हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, ये भी आपकी वायरल है। और हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी है, जिसमें आपका जो लिवर है वो काम करना छोड़ देता है, और इंसान लिवर के, जब तक लिवर काम नहीं, अगर इंसान का लिवर काम करना 100% छोड़ दे तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। लिवर भी हमारा एक मेन ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, खून बनाना और इस तरह के बहुत से काम करता है। ये देखिए, ये एक पौधा शो किया गया है जिसको वायरस से बीमार है, प्लांट विद द वायरल इन्फेक्शन। इसके प्लांट के ये पत्ते काले हो गए। ऐसे पौधों को मोस्टली हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब आप ऐसे प्लांट्स देखें और आपने उसकी कटिंग वटिंग करनी है तो लाजमी ग्लव्स पहनने चाहिए, या अपने हाथ अगर कभी ऐसा हो तो फौरी तौर से वॉश करने चाहिए। अ चाइल्ड विद चिकन पॉक्स, इसके मुंह पे छोटे छोटे दाने रेड निकले में, ये भी एक आपका वही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, वायरस के बाद अब हम आते हैं बैक्टीरिया की तरफ। हमने ये पढ़ा कि जो वायरस है वो यूनिसेलुलर है और बैक्टीरिया से छोटा है। बैक्टीरिया जो है वो कुछ मतलब है तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये निस्बतन उससे बड़ा है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली मीन्स वो मल्टीप्लाई तब होता है अगर वो अपने नंबर को डबल कर ले, यानी 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, 8 से 16 बन गए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये वाला टेबल चलेगा। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। 3 इसकी बेसिक शेप्स होती हैं, राउंड शेप, सिलेंडर लाइक शेप और थ्रेड लाइक शेप। They can cause illness like typhoid, meningitis and pneumonia. टाइफाइड तो आपको पता ही है, आपने अक्सर सुना है। मेनिंजाइटिस ये एक जो आपके ब्रेन है, जो हमने पिछले लेसन में ब्रेन की शेप देखी। ब्रेन की जो शेप है, ब्रेन के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। और नमूनिया भी आपको पता है, ये भी लंग्स की बीमारी है, और ये तमाम की तमाम बैक्टीरिया से होती हैं। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड द अदर एनिमल्स, यानी इंसानों के लिए और कुछ दूसरे जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। Not all the bacteria are harmful, some of them are very useful. उनमें से कुछ बहुत कारआमद होते हैं for humans and other animals and plants. इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए। Do you enjoy eating yogurt?
चीज़ एंड बटर। क्या आपने कभी मक्खन, दही और चीज़ खाई है? दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। देखिए, हम दूध के अंदर जिस वक्त एक पुराना थोड़ा सा मतलब अपना दही में से एक चम्मच डालते हैं, तो वो एक बैक्टीरिया है जो हमारी दही, बाकी दूध को दही में चेंज कर देता है। इसी तरह हम थोड़ा सा सिरका या थोड़ा सा लेमन जब ऐड करते हैं और उसको चीज़ फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो बैक्टीरिया क्या करता है कि उस दूध में से सारा जो उसका वाटर है उसको अलग कर देता है, और चीज़ जो एक मटेरियल है जिसको हम चीज़ कहते हैं वो अलग रह जाता है। यानी जब दूध में से पानी अलग हो जाए, जिसको आप कहते हैं दूध फट गया, जब दूध फट जाता है वो नो डाउट बेकार हो जाता है चाय बनाने के लिए और पीने के लिए, लेकिन वो चीज़ फॉर्म में आ जाता है। अगर दूध फटने के फ़ौरन बाद उसको छान लिया जाए तो पीछे जो चीज़ बचती है उसको हम पनीर कहते हैं, और वो पनीर काबिले इस्तेमाल चीज़ होती है, वो ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं होती। और इसी तरह आपका मक्खन है, आप उसको फिर उसी दही को जब आप बार बार उसको घुमाते हैं और तेज़ी से उसको एक ख़ास मटेरियल उसका ऊपर ले आते हैं, और पानी नीचे, दही का जब पानी सा नीचे रह जाता है लस्सी फॉर्म में, तो वो मक्खन ऊपर आ जाता है। वो भी एक दो चीज़ें अलग अलग एक्सट्रैक्ट हुई, लेकिन बैक्टीरिया वही एक है जिसने दही जमाया। ये सारा प्रोसेस बताने की बात सिर्फ ये है कि इसमें आप ये मत सोचें कि योगर्ट का कोई और है, चीज़ का कोई और है, बटर का कोई और है। ये तमाम चीज़ें हमें दूध से मिल रही हैं और बैक्टीरिया वही है जो काम कर रहा है। फिंजाई। अच्छा, अब हमने एक तीसरी फॉर्म इसकी पढ़ी थी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो थी फिंजाई। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर, कुछ फिंजाइज यूनिसेलुलर होती हैं, सारी नहीं होती हैं, एंड सम आर मल्टीसेलुलर। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। वो ऐसी भी होती हैं कुछ फंजाइज जिनको आपको आँख से नज़र नहीं आती, वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी आपको माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती हैं, और बाकी मैक्रोस्कोपिक होती है जिसको आप आँख से देख सकते हैं। The fungi includes a vast variety of organisms such as mushroom, yeast and molds. मशरूम्स आपने देखी हैं, जो छोटी छोटी सी ये खुम्बियाँ जिसको आप बोलते हैं। कई बार आप रास्ते में जाते हैं तो किसी दरख्त की जड़ में या किसी गंदगी के ढेर के ऊपर साइड पर कॉर्नर में, इस तरह जहाँ थोड़ा सा पानी, नमी हो और एक खुराक का ज़ख़ीरा हो, वहाँ पर ये होती हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। ये किसी और ऐसी चीज़ से खुराक लेती हैं जो इनको ईज़ीली मतलब ये थोड़ा सा उसको डिके करती हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो इसकी ज़रूरत के हैं वो ये ले लेती हैं। द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एंड मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड्स। दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड and obtain their food from other organisms which they grow, where they grow, on which they grow, जिस पर ये पलती हैं, बढ़ती हैं, जहाँ ये ग्रो करती हैं, या फिर जहाँ ये उगती हैं। इसमें आपने अपने घर अगर 2 या 4 दिन 5 दिन डबरोटी आपके घर पड़ी रहें तो वो एक उसके ऊपर फंगस सा लग जाता है, इसको जिसको कहते हैं घर में उल्ली लग गई, तो वो जो डबरोटी है वो एक मोल्ड है इसके ऊपर उगी हुई। इसी तरह लेमन ख़राब हो जाए, एप्पल ख़राब हो जाए, और बहुत से फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर ऐसी ग्रीन ग्रीन वाइट सी फंगस लग जाती है। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड, बासी डबरोटी, एंड रोटिंग फ्रूट और गलने वाला फ्रूट। मोल्ड्स ऑन रोटिंग फ्रूट, molds on bread. Some fungi like mushroom are edible. कुछ मशरूम्स इसमें से ऐसी होती हैं, फंजाई की फॉर्म है ना मशरूम। कुछ मशरूम्स ऐसी होती हैं जो खाई जा सकती हैं, बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। सम फंजाइज ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सम फंजाइज, कुछ फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द dead animals and plants. These fungi are decomposers. जाहिर है जब वो किसी मरे हुए चीज़ के पास
उसके पास वो बनेंगी, पैदा होंगी, तो जहाँ उससे जब वो न्यूट्रिएंट्स लेंगी तो उनको उसको डिके तो करना पड़ेगा ना, डिकम्पोज करना पड़ेगा. फंजाई decomposes biodegradable litter and make soil fertile. जो बायोडिग्रेडेबल लिटर होता है, यानी जिसको हम फेंक देते हैं कूड़ा करकट को, उसको ये डिकम्पोज करती हैं और उसको मिट्टी का हिस्सा बनाती हैं, जिससे मिट्टी हमारी मिट्टी को नया पौधा बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वही सब चीज़ें चाहिए जो हम लोगों को खाने के दौरान चाहिए. हम और फॉर्म में लेते हैं, मिट्टी से पौधा जो है वो और तरह से लेता है और वो तमाम चीज़ें मिट्टी का हिस्सा बनती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में जाते हैं और फिर वो रिसाइकल हो जाते हैं और वो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, जिसको आसान अल्फाज में ज़रखेज़ ज़मीन. Decomposers are organisms that break down dead and decaying organisms. Decomposer वो organisms हैं जो तोड़ते फोड़ते हैं मरे हुए, यानी मज़ीद ब्रेक करते हैं, मज़ीद उसको बारीक कर देते हैं ताकि वो मिट्टी का हिस्सा बन जाएं. डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए जानवरों को. एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन. वो एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है डीकम्पोजिशन का, जिसमें कोई भी चीज़ ख़त्म होने के बाद रिसाइकल होकर दोबारा न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आ जाती है और फिर उसका वो काबिल इस्तेमाल बन जाती है. अच्छा जी, ये तो हमने देखा. अब हम देख रहे हैं फंजाई. फंजाई छोटी फॉर्म में जो हमें आंख से नज़र नहीं आ रही, ये हमने वो देखी थी जो हमें नज़र आ रही थी. फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंग वॉर्म, जिसको आप दाद बोलते हैं, गोल गोल सा जख्म बन जाता है, एंड एथलीट फुट. ये देखिए, ये एथलीट फुट की है. यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीजेज. ये जिनके इस तरह होता है, कोई स्किन डिजीज़ होती हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है स्किन को साफ़ सुथरा रखना. यीस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स, जिसको आप खमीर बोलते हैं. यीस्ट यानी वो जो आप नान बाई जो आपका नान लगाता है वो भी उसमें डालता है. हम जब केक बेक करते हैं हम डालते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हुए हम यीस्ट यूज़ करते हैं. इसके अलावा और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जब तैयार की जाती हैं उसमें भी ये. नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोआस. ये प्रोटोजोआ की पिक्चर है, ये देखिए, इसकी ये शेप ऐसी होती है. प्रोटोजोआस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया जैसे होते हैं. इफ़ दे एंटर द बॉडी they can live and grow. They grow in moist places and are commonly found in water. Commonly ये वाटर में होते हैं. तो आप खुद सोचिए कि जिस वक्त हम गंदा पानी पी लेते हैं या हम नॉन फिल्टर्ड पानी पीते हैं या हम रखा हुआ पानी ऐसे पी लेते हैं पुराना, तो उससे ये हमारे अंदर जा सकते हैं. डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआस, जो आपको पेचिश लगते हैं, एंड डायरिया, और जो डायरिया होता है असहाल हैज़ा टाइप, ये जो दोनों बीमारियां हैं ये इससे प्रोटोजोआस से होती हैं. यानी इसका मतलब है गंदी खुराक की वजह से ये बीमारियां होती हैं, पेचिश भी और हैज़ा भी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़. अब हम मज़ीद देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. डू यू नो a singular form of bacteria is bacterium. A single protozoa is called protozoan. Fungus is singular form of fungi. Fungus is the singular form of fungi. यानी जब वो कलेक्टिव होता है तो उसको बैक्टीरिया, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम है, प्रोटोजोआ की प्रोटोजोआन है, फंगस की फंजाई.
देयर आर मैनी डिजीजेस विच मेक अस इल, बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें बीमार करती हैं. सम डिजीजेज आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड दैट इट नीड्स. दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. यानी जब हम डेफिशिएंसी में ना कमी होना, जब हम कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते बहुत अरसा तक जो इसकी हमारे जिस्म को या बॉडी को ज़रूरत है और हमारी बॉडी उसकी कमी का शिकार हो जाती है, उसको ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. यानी अब एक आप सोचें कि आपने प्रोटीन्स ली ही नहीं, उससे जो बीमारियां उसकी कमी से पैदा होंगी तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस. सम डिजीजेस आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली. कुछ डिजीजेस ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं जो इसलिए पैदा होती हैं कि हमारे किसी बॉडी ऑर्गन ने काम करना छोड़ दिया, किसी बॉडी पार्ट ने काम करना छोड़ दिया. उसकी कुछ और रीजंस होंगी. दीज सच डिजीजेस इफेक्ट लीवर, हार्ट, किडनी एंड द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इसमें आपका ये तमाम ऑर्गन्स आते हैं जो किसी वजह से काम करना छोड़ दें. अच्छा, अब ये जो बीमारियां हैं जो किसी वजह से कोई ऑर्गन काम करना छोड़ गया या कम काम कर रहा है, छोड़ तो गया तो इंसान डेथ ही हो जाती है, लेकिन अगर कम काम कर रहा है या उसकी एफिशिएंसी कमज़ोर हो गई है तो ये डिजीज़ेस जो हैं ये कंटीजियस डिजीज़ेस नहीं हैं. कंटीजियस डिजीज़ेस कौन सी होती हैं? जो आपकी एक दूसरे को छूने से या सांस से या थूक से या आपके छींक से लगती हैं. लेकिन ये डिजीज़ेस ऐसी हैं ये आप इकट्ठे बैठकर खाएं, कुछ भी करें, एक दूसरे से नहीं लगती. ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से आपका मुसलसल कोई चीज़ बॉडी में एक्सरसाइज की कमी हो सकती है, कोई खुराक की कमी हो सकती है, किसी और ऐसे मामला हो सकता है जो आपकी खुराक में बढ़ गया जिसने किसी एक चीज़ को इफ़ेक्ट कर दिया. These and the deficiency diseases are not spread from one person to another. They are non-communicable diseases. Non-communicable diseases. Deficiency diseases can be prevented by eating these food. अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली खाते रहें, प्रॉपर अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते रहें, तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं ये नहीं होती. देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये तमाम विटामिन्स हमें जिन चीज़ों से मिल रही हैं उनके साथ साथ हमें ये चीज़ें क्या दे रही हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कैल्शियम, तमाम विटामिन्स भी दे रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रही हैं, फैट्स भी दे रही हैं, मिनरल्स भी दे रही हैं और प्रोटीन्स भी दे रही हैं. तो इसलिए अगर हम इसका बैलेंस डाइट में ये चीज़ें यूज़ करते रहें तो हमें इन बीमारियों के लगने की, जो कि एक दूसरे से छूने से नहीं लगती या एक दूसरे से नहीं लगती, लगने के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारी एक हेल्दी बॉडी रहेगी. अच्छा जी, ये तो थी वो बीमारियां जो हमें एक दूसरे से नहीं लगती. अब अगली हमारी है communicable or infectious diseases. Diseases spread from person to person. They are caused by microorganisms entering the body. अब ये जो एक दूसरे से लगती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद हैं, हवा में, पानी में, हमारी खुराक में जो पड़ी हुई हो या समटाइम फ्रेश भी हो, और तो ये हमारे एक दूसरे से जब हम छींक मारेंगे या हम जगह जगह पर थूकेंगे या हम एक दूसरे के बहुत मुंह के करीब करके सांस लेंगे तो ये एक दूसरे से लगती हैं. How microorganisms enter the body? Microorganisms can enter the body through the nose and mouth and your breath. Eat or drink. यानी जब आपके नाक से जब आप सांस लेते हैं, मुंह से जब आप खाते हैं या सांस लेते हैं वहाँ से भी, और जब कोई भी चीज़ खाते पीते हैं उस चीज़ के ऊपर लगी हुई हो सकती है. डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग. ये फैलती कैसे? एक तो आपको लग गई, किसी एक बंदे ने गलत जगह से खाया और गंदा खा लिया, या किसी ऐसी जगह गया जहाँ पे जरासीम थे, उसके बॉडी में एंटर हो गए. अब वो औरों को कैसे फैलाएगा? औरों को फैलाएगा वो थ्रू कफिंग,
यानी खांसने से, स्पिटिंग थूकने से और स्नीजिंग छींके मारने से। द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल। एक आम सा नज़ला और मीजल्स, जो ये आपने पीछे तस्वीर देखी बच्चे की मीजल्स वाली, जो उसमें मुंह पे और जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं। दीज डिजीजेज आर स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द ईयर बाय द कफ और स्नीज। इसके जो जरासीम है कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू दूसरे आदमी तक चले जाते हैं। अब ये देखिए कि एक मच्छर है, ये काट रहा है, सकिंग कर, ब्लड सक कर रहा है। सम डिजीजेज आर स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। आपकी स्किन पे कोई कट है या कोई और चीज़ है, उस पर मक्खी बैठती है तो, या कोई और ऐसे चीज़ उड़ के बैठती है तो उसकी वजह से भी जरासीम आपके अंदर जा सकते हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीजेस टू ह्यूमंस। इंसेक्ट्स भी ये डिजीजेस ह्यूमंस में पहुंचाते हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। जब वो उनसे खून चूसते हैं तब उनको पहुंचा देते हैं, उनको काटते हैं, इसीलिए काटते हैं ना जब उनका खून चूसना होता है। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। जो फीमेल मॉस्किटो है, इसको हम एनोफ्लीज कहते हैं, वो मलेरिया कॉज करती है। येलो फीवर, प्लेग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस are also caused by the bite of insects such as mosquitoes, flies, bugs and sand flies। अच्छा जी, अब जो मलेरिया है वो सिर्फ फीमेल मच्छर एनोफ्लीज, जिस मॉस्किटो को हमारा नाम देते हैं, उससे होता है। येलो फीवर, प्लेग ये ताउन या वबा होती है। टाइफस ये एक जो ये भी एक बीमारी है जिसमें सुर्ख सुर्ख से दाने जिस्म पे निकल आते हैं। येलो फीवर भी एक बीमारी ही का नाम है, अफ्रीका वाली साइड पर ये बहुत ज़्यादा है। स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये इन इंसेक्ट्स के, हशरात के काटने से होता है, जिसमें मक्खियाँ हैं, भंवरे हैं। भंवरे ये मुराद है मॉथ्स जिसको कहते हैं, ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें उड़ रही होती हैं। एंड सैंड फ्लाइज, मक्खियों की किस्में हैं ये। इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स। कुछ वर्म्स यानी मकोड़ों से भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुक वर्म्स, लावा कैन borrow through human skin. Once it is under the skin, it can get into the bloodstream. It is then carried to other parts of the body in the blood. ये हुक वॉर्म हुए, लार्वा हुआ, ये हमारी स्किन के अंदर एंटर हो जाते हैं ऊपर से कट करके या किसी भी तरह, तो उससे ये फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सम डिजीजेस कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कुछ जो हम गंदा खाते हैं उससे भी हमें, अब हमारा इससे नतीजा ये निकला कि जब हम ये कहते हैं कि बाज़ार का खाना गंदा है या नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो पका हुआ ही गंदा है। उनके बर्तन, उनकी वहाँ की आबोहवा, एक वहाँ पे ह्यूमन टच डिफरेंट लोगों का इतना ज़्यादा है कि एक आया खाया, वो प्रॉपरली नहीं धुला, रख के चले गए। हमारा कोरोना वायरस है, ये भी बाहर के खानों से सिर्फ इसलिए लग सकता है कि वायरस है, किसी भी जगह पर आके रुका ठहरा, वो बर्तन या वो कोई चम्मच या वो खुराक सही से नहीं वॉश हुई थी या धुली हुई थी, आपने उसी में खा लिया और उसके बाद वो आपके अंदर चला गया और आप उसने जाकर उसी बॉडी में सर्वाइव करना है जो ज़िंदा है, वहीं पे उसने मल्टीप्लाई हो सकना है। इसी तरह ये सब तमाम बातें जो हमने, वो तो वायरस की बीमारी थी, पेट की बीमारियां हैं। पेट की बीमारियां हमने पढ़ा प्रोटोजोआस से होती हैं और बहुत सारी हमें इससे बैक्टीरिया से होती हैं। ये तमाम चीज़ें और दीगर बहुत से जरासीम। इसके लिए अब बुनियादी चीज़ क्या है? सफाई।
हम बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा पानी साफ़ हो, हमारी खुराक साफ़ हो, जिन बर्तनों में हम चीज़ें इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरी हों। इसमें नखरे वाली बात नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि ये वो चीज़ें हैं, अगर हम इनका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी सेहतमंद होगी और हम एक सेहतमंद सोसाइटी को आगे परवान चढ़ाने में काम करेंगे। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपका जो फूड पॉइजनिंग है, पेट की खराबी, फ्रॉम फूड्स एंड आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली। जो सही तरह स्टोर नहीं हुई, सही तरह तैयार नहीं की गई, प्रॉपरली कुक नहीं हुई, उन तमाम चीज़ों से हमें क्या चीज़ होती है? पेट की बीमारियां होती हैं, फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग क्या है? यानी जो खुराक आपके अंदर गई उसने जाके कैसे एक्ट किया? एज अ पॉइजन एक्ट किया, जिसको आपके स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब आपके स्टमक ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे क्या होगा? वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? ये डायरिया से मुख्तलिफ चीज़ है फूड पॉइजनिंग। फूड germs in food. Germs need certain condition to breed. जरासीमों को कोई कंडीशन चाहिए पलने फूलने के लिए. They cannot breed in food if it is kept very dry or frozen. If food has been sterilized, it can be kept free from germs. Eating fresh vegetables that have not been washed may also lead to illness. फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं और वो चीज़ें जो आपने प्रॉपर वॉश नहीं की हैं वो बीमारी का बाइस बन सकती हैं, और इसी तरह जो चीज़ें प्रॉपरली पकी हुई नहीं हैं वो बीमारी का बाइस बन सकती हैं. Eating unwashed, spoiled food or uncovered food is also one of the main ways germs get into your body. देखिए, आप जब बाज़ार से खाते हैं तो उस पर कई बार वहाँ उड़ती फिरती मक्खियाँ बैठ जाती हैं. उन मक्खियों के अंदर से आपके अंदर क्या किया आप कुछ नहीं बता सकते. Processed food are kept safe as they are sealed in plastic or tins. Air is kept away from the food. वो हवा जिसके अंदर चीज़ें जरासीम मौजूद होते हैं उसको जब इन सील्ड फूड से दूर रखा गया तो जाहिर है कि उसने उसको कंट्रोल रखा और उसमें वो नहीं जरासीम जाए. Some foods can be kept from the going bad, ख़राब होने से बचाने के लिए, by the use of chemicals. कुछ केमिकल्स मार्केट में ऐसे आते हैं जो अगर डाल दें तो डाल दिए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जिनको कहते हैं, तो वो फूड ख़राब नहीं होती. When certain chemicals are added to food, germs cannot breed on it. Foods that have been packed in a factory usually have chemical preservatives added to them. Milk can be preserved, मिल्क भी प्रिजर्व किया जाता है for a while, कुछ टाइम के लिए, by a process called pasteurization. To pasteurize milk, it is first heated to 60 degrees centigrade and then cooled quickly. Most of the germs are killed off in this process. यानी उसको पहले आप 60, जैसे आप घरों में हम दूध बॉईल करते हैं फिर उसको हम तेज़ी से उसको हम ठंडा भी कर लेते हैं तो उससे जरासीम जो है उसमें पैदा नहीं हो सकते, वो मर चुके होते हैं, उनको हम किल कर देते हैं ऑन हाई टेम्परेचर. तो इससे दूध कुछ अरसे के लिए सेफ़ हो जाता है. तो ये थे हमारे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जिससे हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं. इसके बाद हम आएंगे अपने एक्सरसाइज पे. नाउ एक्सरसाइज लेसन की क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग are ways to keep the food free from germs? Freezing, cooking, sterilizing, all of these. इसका आंसर है ये तमाम मेथड हैं हमें फूड को जर्म से महफूज करने का. फ्रीज़र में रख सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, कुकिंग उसको पका सकते हैं. ये तमाम मेथड यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ दीज, टू कीप द फूड सेफ. नंबर 2, what do flies put on the food so they can eat it? मक्खियाँ खुराक के ऊपर क्या चीज़ डाल देती हैं? ये आपके लेसन में तो नहीं पढ़ाया लेकिन आपको पता होना चाहिए. क्या वो उस पर सॉस डालती है खाना उसको खाने से पहले?
अपने आंसू टीयर्स डालती हैं, वाटर डालती हैं? नो, दे पुट देयर स्लाइवा, अपना थूक, टू ईट इट। वो अपना स्लाइवा डालती हैं, जब उनका स्लाइवा किसी चीज़ के ऊपर जाता है, थूक जाता है, तो उससे वो खुराक वहाँ से नरम हो जाती है और वो उसको अपनी ट्यूब से सक कर लेती हैं। मक्खी के खाना खाने का ये एक मेथड है कि वो अपना स्लाइवा वहाँ फेंकती हैं, डालती हैं आके, उससे खुराक नरम होती है और उसको सक कर लेती हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रिपेयर, बैक्टीरिया किस चीज़ को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? योगर्ट, ब्रेड, एंटीबायोटिक और मिल्क। योगर्ट को। विच टाइप ऑफ जर्म्स कॉजेज नमूनिया? वायरस से नमूनिया होता है, फंजाई से होता है, प्रोटोजोआ से होता है? नो, बैक्टीरिया से नमूनिया होता है। नंबर 5, मिल्क इज पेस्चराइज्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, हम मिल्क को कितने टेम्परेचर तक बॉयल करें कि वो पेस्चराइजेशन कंप्लीट हो जाए उसकी? 60 डिग्री तक। इन्फेक्शंस कैनॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से इन्फेक्शन नहीं होती, ये सेंटेंस गलत है, क्रॉस। जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्चराइजेशन, दूध की जब हम पेस्चराइजेशन करते हैं तो जाहिर है जर्म्स ही किल करते हैं, करेक्ट। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ये जो इन्फ्लुएंजा है ये वायरस की वजह से होता है, करेक्ट। ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, क्रॉस, गलत, तमाम बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, करेक्ट, दुरुस्त। यह आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द ऑड वन आउट, गिव द रीज़न फॉर योर सिलेक्शन। नंबर 1 कॉलम ये है हमारा, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन एस। विटामिन एस इज ऑड वन बिकॉज विटामिन एस नहीं होती। वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआज, प्रोटीन, बैक्टीरिया। प्रोटीन, हम प्रोटीन इसमें क्यों ले रहे हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। नंबर 3 फ्लाई, टॉर्टाइज, मस्कीटो, फ्लाई, फ्लिया, सैंड फ्लाई। तो इसमें टॉर्टाइज आएगा क्योंकि ये रेप्टाइल है, ये उड़ने वाला जानवर नहीं है। डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मलेरिया, हेडेक। इसमें हेडेक आएगा, ये एक सिंबल है, बीमारी नहीं है, कोई बीमारी और होती है उसकी वजह से सर दर्द होता है, ये उसका सिंबल ज़रूर है लेकिन ये बीमारी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व्ड। आंसर दिस क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम 1 by 1 अब करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टिन्ड फूड? जो टिन पैक फूड होती है उसमें जर्म्स बाहर क्यों रहते हैं? एयर एंड द जर्म्स इन इट रिमूव्ड ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस। हवा, इसके अंदर जो जरासीम होते हैं, क्योंकि इसमें जरासीम होते हैं, इसको जब कैन किया जाता है, बंद किया जाता है, तो इसके अंदर से हवा को निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज पेस्चराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स इन इट एंड मेक इट लास्ट फॉर लॉन्गर। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको बॉयल करते हैं जर्म्स किल करने के लिए, ताकि उसको थोड़ा लंबा टाइम के लिए रख सकें। व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये मेन काइंड है उसके किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज आर डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? डिजीजेज आर पास्ड फ्रॉम person to person through the air or through direct contact or bodily fluid such as blood. How can we stop diseases from spreading? हम बीमारियों को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? ये आपके पीछे लेसन में तमाम डिटेल से इसी लिस्ट से लिखे हुए हैं। To control the spread of diseases, we have to ventilate the house well
and allow fresh air to circulate. Air clothes and bedding in fresh air and sunlight. Keep water and food well covered and clean. Boil milk and kill the germs it contains. Keep the surrounding clean by using disinfectants. Sneeze into handkerchief, tissue, or crook of your elbow. If you are sick, do not share your personal things. Get ourselves vaccinated. और हमें अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए. Microorganism and microscopic. Define the following terms. Microorganisms, living things which are too small to be seen in the naked eye. They can be only seen through the microscope. Microscopic, too small that it is only visible with the help of microscope. यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स हैं जो बहुत छोटी होती हैं और उनको सिर्फ नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. और माइक्रोस्कोपिक चीज़ें कौन सी होती हैं? तमाम वो चीज़ें जो नहीं नज़र आती बगैर माइक्रोस्कोप के, वो जानदार हों या बेजानदार हों. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? जिंदा चीज़ें. नेम एनी 3 places where you can find bacteria. Students can list any 3 surfaces or places exposed to the air, in water, in soil or in our body. आप कुछ भी और भी चीज़ें कह सकते हैं. How are fungi useful for human beings? Give 2 examples. Some fungi can be eaten. Fungi helpful to decompose biodegradable litters and make the soil fertile. एक तो ये इसका फ़ायदा हो गया कि जो हमारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप केलों के छिलके और आपने जो खाया पिया है उसका कूड़ा करकट और इन सब चीज़ों को वो डिकम्पोजेबल कर देता है और उसको ज़मीन को ज़रखेज़ करता है. फंजाई इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होती है और बहुत सी खाने तैयार करने में इस्तेमाल होती है. इन द फॉर्म ऑफ, जब आपके पास वो किस हालत में होती है? यीस्ट की हालत में होती है. लिस्ट 6 ways in which microorganisms can enter your body. Microorganisms can enter your body through cuts, through nose and mouth, when you breathe, eat or drink. They can also enter through direct contact. They can enter through insects bites and burrowing worms.